नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनो यादव। तमाम खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले रायपुर से अहम खबर। भाजपा विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में बीजेपी ने रणनीति बनाई। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, कोरोना, यूरिया समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी। सीमित समय में जनता के मुद्दों को सदन में उठाएंगे। कोरोना संक्रमण पर स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष जुटा हुआ है और कई सारे सवाल है। 500 से ज्यादा सवाल सदन में लगाए जाने हैं और मानसून सत्र जैसे शुरू होता है, विपक्ष के ढेर सारे सवाल हैं जिनका सामना सत्ता पक्ष को करना है और इसकी तैयारियां भी पूरी तरीके से सरकार ने कर ली है और इसके लिए अहम बैठक भी बुलाई गई है। जैसे कोरोना की महामारी और उसका प्रभाव और सरकार की पूरी तरीके से असफलता, गौठान बना दिया, गाय के लिए चिंता नहीं, गाय दम घुट के गाय की मौत हो रही है और उसके बारे लेकर कोई चिंता नहीं। किसानों को ना यूरिया मिल रहा है, ना खाद मिल रहा है, अन्य प्रकार के खाद। पूरे फसल के इस कठिन समय में भी किसान सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। हजारों नवयुवकों को, जिनको एग्जाम हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है, अपॉइंटमेंट देना था, 14,600 से ज्यादा ऐसे हमारे बीएड डीएड जो बच्चे हैं जिनकी अभी तक नियुक्ति हो जानी चाहिए, उसको रोक के रखा गया है और इसे लाखों बच्चों को पुलिस भर्ती में भी यही मजाक किया गया है। पीएससी के सारे एग्जाम रुके हुए हैं। तो कुल मिला के प्रदेश में पूरी तरीके से अव्यवस्था की स्थिति है। न निर्माण कार्य चल रहे हैं, न विकास कार्य चल रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर 3 दिन के सीमित समय में पूरी चर्चा करने के लिए तैयारी है। मानसून सत्र को लेकर आज शाम 7 बजे सीएम निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें विपक्ष के हमलों के जवाब को लेकर रणनीति बनेगी। जैसा कि आपने सुना, अभी पूर्व सीएम रमन सिंह ने काफी तैयारियां कर रखी हैं। विपक्ष ने कई सारे सवाल तैयार कर रखे हैं, खासतौर पर जिस तरीके से कोरोना, कोविड-19 और साथ ही यूरिया के मुद्दे के साथ साथ जो बारिश से नुकसान हुआ किसानों को, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश सदन में रहेगी। इन सभी को किस तरीके से जवाब दिया जाना है, इन्हें जवाब देने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम 7 बजे रखी गई है, जिसमें तमाम विधायक पहुंचेंगे और सवालों के जवाब की तैयारी की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, विपक्ष हमलावर है, तैयार है, सत्ता पक्ष की रणनीति किस तरीके की है? देखिए, जिस तरह से विपक्ष की पूरी रणनीति बन चुकी है और आज जिस तरह से विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष का जो कक्ष है, उस कक्ष में बैठ के सभी विधायकों ने रणनीति बना ली है और जिस तरह से पूर्व जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि जिस तरह से किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है, यहाँ पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उस पर सरकार कुछ खास उपाय नहीं कर पा रही है। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर हाथियों की मौत हो रही है और जिस तरह से यहाँ पर जो लगातार जो मौतें हो रही हैं, उसको देखते हुए ये जो विधायक दल की बैठक हुई बीजेपी की, उसमें रणनीति बन चुकी है। शाम को 7 बजे सत्ता पक्ष कांग्रेस भी बैठक करने जा रही है, अपने विधायकों के साथ बैठक करेगी कि जिस तरह से विपक्ष ने जो तैयार किया है, अपना एजेंडा तैयार किया है, जिन मुद्दों को लेकर वो सदन में घेरेंगे सरकार को, उसका जवाब किस तरह से देना है सत्ता पक्ष को, उसकी रणनीति शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री निवास में बैठक होगी विधायक दल की, उसमें बनेगी। लेकिन ये जरूर है कि इस बार का जो हालांकि 3 दिन का ही सत्र शेष बचा है, उसमें ये रहेगा कि जिस तरह से कैसे घेरा जाए सरकार को, विपक्ष ने रणनीति बनाई है। सत्ता पक्ष ने ये कहा है कि जिस तरह से जो रणनीति के तहत जो विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा कि किस तरह से जवाब दिया जाए, माकूल जवाब दिया जाए। लेकिन ये जरूर है कि हंगामा इस बार का विधानसभा सत्र में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि मानसून सत्र का छोटा कार्यकाल लगातार इसका कहता रहा है, विपक्ष की बहुत कम समय मिला है, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम सदन में जाएंगे और जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। उसी तरह से सत्ता पक्ष ने भी अपनी तैयारियां शुरू की है और आज शाम को विधायक दल की बैठक होगी, उसमें क्या रणनीति बनती है तो बैठक में निकल के सामने आएगा। लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष काफी हंगामेदार इस बार सदन में रहने वाला है।
जी बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विपक्ष इस बार बहुत ही ज्यादा तैयारी से है, सत्ता पक्ष भी कमर कस के बैठा हुआ है और शाम 7 बजे अहम बैठक विधायक दल की होने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आज आगाज हो गया है। कोरोना काल में सदन की कार्यवाही को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। ग्लास से विधायकों के बैठने की जगह को अलग किया गया है। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें सत्र के कामकाज को लेकर समय का निर्धारण हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन पूर्व सीएम अजीत जोगी, पूर्व मंत्री डीपी धृतलहरे सहित अन्य दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और इसके अलावा सीमा पर देश की रक्षा में शहीद जवानों को भी सदन ने याद किया। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित तमाम लोगों ने अजीत जोगी को नमन करते हुए उनके साथ बिताए अनुभवों को साझा किया। जेसीसीजे विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने कहा कि अजीत जोगी अकेले राजनेता थे जो डीएम से सीएम बने। उन्होंने जो भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था हाँ मैं सपनों का सौदागर, तो सपने देखते थे अध्यक्ष महोदय, सर्वहारा वर्गों के लिए हमेशा वो लड़ते रहे। महंगाई से लगातार वो प्रतिनिधित्व भी किए। उस समय सूखा पड़ा हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य बना और सूखा भी पड़ा हुआ था और उस समय मुझे राजस्व और सूखा राहत विभाग भी दिया था। तो हम सब ऐसे कोई सदस्य यहाँ नहीं हैं जिनका उनका व्यक्तिगत अनुभव ना हो, अच्छे भी रहे बुरे भी रहे। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय की जब 2008 से 13 के बीच में चुनाव हार गया था, तो दिन विधानसभा इसी सत्र चल रहा था, उसमें मैं आया तो बोले भूपेश क्या कर रहे हो? मैं बोला आप लोग सक्रिय इस क्लास में साथ बैठा हूं। यही लागू की बात थी। उसके बाद हाउस आ गए, मैं सदस्य सुविधा शाखा की तरफ चला गया। जब लौटते अचानक फिर से मुझसे मुलाकात हुई। कार में बैठते बैठते उन्होंने कहा भूपेश तुम चाहे पक्ष में सक्रिय रहो चाहे विपक्ष में सक्रिय रहो, सक्रिय रहते कभी अच्छा लगता है। तो बहुत सारी बातें हैं अध्यक्ष महोदय जो हम सबके जीवन में उभर आती है। गुरु जी सत्ता में रहे तब चाहे विपक्ष में रहे तब राजनीति जब तक तो सक्रिय थी तब तक तो राजनीति उसको इर्द गिर्द ही परिक्रमा करती थी, हमेशा उस उल्टा टाइम पर रहते थे राजनीति। ऐसे कमरे भी होंगे कि जो छोटे से कस्बे से निकल करके अपने इतने पहचान बनाने में सफल हो, जो उसमें सफल रहे हैं। आज ऐसे हम वरिष्ठ राजनेता को, एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही समाज सेवक को हमने खोया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इस असह्य दुख के घड़ी में परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। अदम्य इच्छा शक्ति थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी और संघर्ष करके आगे बढ़े थे और अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले अजीत जोगी निश्चित रूप से एक प्रकार से जीवन जीते तक संघर्ष करते रहे और संघर्ष उनकी नियति में था और संघर्ष से वो चुनौतियों को सामना करते थे। खबर रायपुर से। अजीत जोगी की पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी ने सदन में किया ऐलान। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की किताब का शीर्षक होगा सपनों का सौदागर। कहा शीर्षक को लेकर असमंजस में थी, सदन में सभी लोगों के मत से तय किया। आत्मकथा का शीर्षक 5 मई 2020 को उनकी आत्मकथा पूरी हो गई।
वहीं जेसीसीजी प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का उपवास जारी है। उन्होंने कहा कि अजीत जोगी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। बता दें कि अमित जोगी 3 दिनों से नौकरी, नियमितीकरण, नियुक्ति, भर्ती और भत्ता की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। सदन ने अपनी ओर से मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी को श्रद्धांजलि दी। मेरी दिल्ली इच्छा थी कि मैं वहां दर्शक दीर्घा में बैठकर श्रद्धांजलि को सुनूं, को देखूं, पर क्योंकि मैं उपवास में बैठा हूं, आज मेरे उपवास का 3रा दिन चल रहा है। नौजवानों और कर्मचारियों की नौकरी और नियमितीकरण की गुहार लगाकर का आग्रह करते हुए मैं उपवास पर बैठा हूं, इसलिए मेरा वहां जाना संभव नहीं हो पाया और इसलिए दिल में बहुत पीड़ा भी है। और मेरा ये मानना है कि अगर वास्तव में आदरणीय जोगी जी को श्रद्धांजलि देनी है, जोगी जी ने शब्दों से ज्यादा काम पर, घोषणाओं से ज्यादा काम पर हमेशा विश्वास किया। उन्होंने एक शपथ पत्र बनाया था, उस शपथ पत्र को जन घोषणा पत्र में भी सम्मिलित किया गया। उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार बनेगी, नया छत्तीसगढ़ जब बनेगा तब उसमें सभी लोगों को नौकरी, सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण। और खबर रायपुर से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह का बयान, जहां सोनिया गांधी को फिर से अंतरिम अध्यक्ष बनाने पर कहा, गांधी परिवार से अलग कांग्रेस पार्टी जा नहीं सकती। कुल मिलाकर आत्मसमर्पण करते हैं कांग्रेसी। कांग्रेस सोनिया के बिना जीवित नहीं रह सकती। वही है, गांधी परिवार से दूर वो जा नहीं सकते और कुल मिला के आत्मसमर्पण करते हैं। और ये दिखावटी लड़ाई होती है, हर बार इस्तीफा सोनिया जी देती हैं और उसको मना किया जाता है। कांग्रेस उनके बिना जीवित नहीं रह सकती और कांग्रेस में कोई दूसरा नेतृत्व तो पनप नहीं सकता। सरकार को अपना किया गया वादा याद दिलाने के लिए मानसून सत्र के पहले ही दिन प्रदेश के अतिथि शिक्षक विधानसभा का घेराव करने निकले। गांधी विद्यामितान नियमितीकरण यात्रा के नाम पर अतिथि शिक्षकों ने बूढ़ा तालाब से रैली निकाली, लेकिन उन्हें स्मार्ट सिटी दफ्तर के सामने ही रोक दिया गया। नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक विधानसभा घेरने निकले थे और इस दौरान हमारे संवाददाता ने अतिथि शिक्षकों से बातचीत की। रैली की शक्ल में विधानसभा घेरने जा रहे ये अतिथि शिक्षक अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे और एक अनोखा प्रदर्शन इनका चल रहा है और पुलिस ने इन्हें रोक लिया है। फिलहाल जिस तरह से मांगे इनकी हैं, एक सूत्रीय क्या मांग है? सबसे पहले हमारा मांग जो है मात्र नियमितीकरण का मांग है। सरकार ने सरकार ने कहा था हमको 28 दिन के हड़ताल में जैसे भी सरकार हमारी बनेगी 10 दिन के भीतर हमको आपको नियमित करेंगे। आज 20 महीने होगा सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है, सबका मांग पूरा कर रही है, परंतु हमारे बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। हम उनसे निवेदन करते हैं इस यात्रा को सांकेतिक समझ करके हमारी मांग को पूरा करें और नहीं तो इसके बाद भूख हड़ताल होगा और यहीं पे हम लोग राज्यपाल को बोल करके देह त्याग करेंगे। अच्छा, जिस तरह से ये देखा जा रहा है विधानसभा का सत्र भी है तो ये कोशिश है एक तरह से कि सत्र में अपनी बात पहुंचाने। आज माननीय प्रथम जो हमारे मुख्यमंत्री है उसको श्रद्धांजलि आज देने वाले हैं। उन्होंने लास्ट में अपना अंतिम वाक्य विधानसभा में कहा था कि माननीय भूपेश बघेल जी अपना बड़ा दिल करके इनको नियमित कीजिए। ये लोग वो लोग हैं जो बिहार क्षेत्र में पढ़ाते हैं और बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, तो पर भी माननीय भूपेश बघेल जी इस पर में संख्या क्या होगी? हमारा 2516 विद्यामितान है। बिल्कुल 2500 की संख्या पूरे प्रदेश भर में अतिथि शिक्षकों की है। फिलहाल ये विधानसभा घेरने के लिए निकले थे लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक लिया है। मांग एक ही है नियमितीकरण की और इसी मांग को लेकर के ये तमाम शिक्षकों ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर।
केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति से पहले ही छत्तीसगढ़ में आदिवासी बोली में किताबों का प्रकाशन कराया गया। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर पाठ्य पुस्तक निगम ने कई क्षेत्रीय भाषाओं में किताबों का प्रकाशन करवाया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा और शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने पाठ्य पुस्तक निगम के दफ्तर में पहुंचकर तैयारियों की जानकारी ली। शिक्षा मंत्री टेकाम ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में छत्तीसगढ़ का अनुकरण कर रही है और इस मौके पर पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने तय समय से पहले पुस्तकें तैयार करने के लिए पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की तारीफ की। पहला बार 20 साल के बाद हमारे सरकार माननीय भूपेश बघेल का सरकार ने आदिवासी बोली को शामिल किया, बत्री को, हल्बी को शामिल किया, सरगुजा भाषा को शामिल किया। इसलिए मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं। और कुछ सुझाव दिए हैं क्या, कुछ और भी से? और अगले समय फिर दूसरा सुझाव दोरली, बत्री, दुर्वा बसा है उसको और शामिल करेंगे। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री को हम सुझाव देंगे। हम लोग तो पहले शुरुआत की है इसकी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने पिछले गणतंत्र दिवस में इसको कहा था कि हम पूरे ट्राइबल क्षेत्र में उनकी भाषा में ही पढ़ाएंगे और पहली क्लास दूसरी क्लास के हमने पुस्तक छापकर उनको प्रदान भी किया। नया शिक्षा नीति अभी आई है तो अभी बोला कि 2 भाषी पढ़ाया जाना चाहिए। हम तो पहले से शुरू किए हैं। हमारे अनुकरण भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में उसको शामिल करने की बात कह रही है। पाठ्य पुस्तक निगम के सभी अधिकारी, कर्मचारी, पूरे स्टाफ ने इस काम को पूरा करने के लिए खूब मेहनत की है। कोरोना में लॉकडाउन पीरियड के बावजूद संकुल स्तर तक पुस्तकें पहुंचाने का काम किया है। मंत्री लोगों ने पाठ्य पुस्तक निगम के कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की। रायपुर में डीजे धुमाल लाइट वालों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में घोड़ी बग्घी वाले भी शामिल रहे। दरअसल कोरोना काल में पिछले 5 महीने से प्रतिबंध लगा हुआ है, जिससे इनका काम धंधा चौपट है और इनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। सभी प्रशासन से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं ताकि इनकी रोजी रोटी चल सके। कोरोना ने जहां आम लोगों की परेशानी बढ़ाई है, वहीं शादी समारोह में रौनक बढ़ाने वाले डीजे धुमाल वालों की भी रोजी रोटी पर यहां पर संकट आ पड़ा है और एक साथ ये तमाम लोग निकले हुए हैं कलेक्ट्रेट तक अपनी बात पहुंचाने, कलेक्टर को अपनी बात पहुंचाने, क्योंकि जिस तरह से अभी मार्च से लॉकडाउन लगा उसके बाद से तमाम चीजें बंद है अभी फिलहाल, और इसलिए रायपुर में ये प्रदर्शन इनका चल रहा है। किस तरह की मांगे हैं इनकी हम जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे? हमारी मांग ये है कि अभी हमारी 5 महीनों से, अभी 6वां महीना चल रहा है, हमारा काम पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। हमको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हमारी एक धुमाल पार्टी टीम में टोटल 45 से 40 वर्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी अभी खाना पूर्ति में प्रॉब्लम जारी है क्योंकि हमको अभी बजाने की अनुमति बिल्कुल दे ही नहीं रहे। हमने 4 से 5 बार ज्ञापन सौंपे हैं, एसपी महोदय को, कलेक्टर महोदय को, सीएम साहब को, सभी को सौंपे, लेकिन हमें हर जगह से निराशा ही नजर आ रही है। और घोड़ी वाले हैं, लाइट वाले हैं, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और शासन से हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमें अपना वो दे ताकि हम अपना बाजा चालू कर सके, साउंड चालू कर सके, डीजे चालू कर सके। 5-6 महीने के अंतर्गत में, जैसा मैं लाइट वाला हूँ है ना, डीजे धुमाल पार्टी वाले हैं, विगत 5-6 महीने के अंतर्गत हमारा कम से कम 8 से 10 लाख रुपए जो धंधा होता था, उसमें हमारे वर्कर है, साउंड सिस्टम वाला सबको को पेमेंट देने के बाद में हमारे पास में 80-90 हजार जो बच रहा था, आज हमारे पास में कुछ पैसा नहीं बच रहा। अब मेरे पास जैसे 8 जानवर हैं, अब 6 महीने से हम खिला ही रहे हैं जानवरों को। तो बिल्कुल कुल मिलाकर काफी सारी दिक्कतें हैं और इसी वजह से सड़क पर ये निकले हैं। अभी तक के अपनी मांगों को लेकर के कलेक्टर के पास और तमाम जिला प्रशासन के लोगों के पास ये बातें पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब सड़क पर उतरना पड़ा है क्योंकि अभी तक के इनके दिन फांके में चल रहे हैं और ऐसे में अब कलेक्टर, जिला प्रशासन ये तय करेगा कि आखिर डीजे धुमाल पार्टी वालों को आगे बजाने की और अपना काम शुरू करने की अनुमति दी जाती है या नहीं। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महासमुंद से खबर है, तुमगांव में पकड़े गए सेक्स वर्कर निकले कोरोना पॉजिटिव। 8 में से 2 महिलाएं निकली कोरोना पॉजिटिव। सेक्स वर्कर्स के कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है। दोनों महिलाओं को कोविड सेंटर में रखा गया। कार्रवाई में शामिल पुलिस कर्मियों का भी किया जा रहा कोरोना टेस्ट, जहां स्वास्थ्य विभाग खंगाल रहा संपर्क में आए लोगों का डेटा। अब इससे भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
तो देखिए, बहुत ही चौंकाने वाली बात है जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है जो कि इनके संपर्क सेक्स वर्कर्स हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इनका जब कोरोना टेस्ट किया गया तो ये कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अब इनके संपर्क में कितने लोग आए हुए हैं उन सब की जांच पड़ताल की जा रही है। उनको भी क्वारंटीन किया जाना है, उनकी जांच की जानी है। दोनों महिलाओं को कोविड सेंटर रखा गया है और कार्रवाई में शामिल पुलिस कर्मियों का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग संपर्क में आए लोगों का डेटा भी खंगाल रहा है। तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है जहां पर अब जो महिलाएं हैं उनको तो क्वारंटीन कर दिया गया, उनका इलाज जारी है। 8 में से 2 महिलाएं हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। तो महासमुंद से बड़ी खबर है, तुमगांव में पकड़े गए सेक्स वर्कर्स निकले कोरोना पॉजिटिव। 8 में से 2 महिलाएं निकली हैं कोरोना पॉजिटिव। सेक्स वर्कर्स के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है क्योंकि दोनों महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और कोविड सेंटर में इन्हें रख दिया गया है। कार्रवाई में शामिल पुलिसकर्मियों का भी अब कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग संपर्क में आए लोगों का डेटा भी खंगाल रहा है। और संवाददाता मनोहर सिंह जुड़ गए हैं। मनोहर, वाकई में बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि 8 में से 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव हैं। अब किस तरीके से पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है? बता दूं कि ये कल जो है तुमगांव पुलिस ने कार्रवाई की थी। तुमगांव में लंबे समय से देह व्यापार का जो धंधा है वो किया जा रहा था, लेकिन पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद ये जो धंधा था वो अंकुश लग गया था। लेकिन बीते कुछ हफ्ता 15 दिनों से ये जो बाजार है वो वापस लगने के कगार में था, जिसकी शिकायत लगातार लोगों के द्वारा पुलिस को की जा रही थी। सूचना मिलते पर जैसी सूचना मिली पुलिस ने तत्काल इसमें ये पता चला कि जब महिलाएं वहां पर एकत्र हुई हैं तो महिलाओं सूत्रों के आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और 8 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया। क्योंकि अभी कोविड का समय है इसलिए पुलिस ने जो है एहतियात बरतते हुए सभी जो 8 महिला हैं उनको जेल दाखिल करने से पहले सबका कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें से 8 में से जो 2 महिलाएं हैं उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इसमें चुनौती है रेनू कि पुलिस ने अपनी काम तो किया, लेकिन जो इसका डेटा खंगालने का होता है, जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जाता है वो स्वास्थ्य विभाग करती है। स्वास्थ्य विभाग इस आधार पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करती है कि अमुक व्यक्ति ने किससे मुलाकात की, वो कहाँ गए और उनके संपर्क के सूत्र क्या थे। लेकिन यहाँ पर जो ये महिलाएं थी इनके पास तो कई लोग जो है वो संपर्क में आए होंगे जिनका डाटा वो चलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जांच की जा रही है, जितने लोग भी संपर्क में आए हैं उनकी जांच भी की जा रही है। सूरजपुर में पिकनिक स्पॉट पर सेल्फी लेना 2 युवकों को महंगा पड़ गया, जहां एक की हालत गंभीर है, एक युवक की मौत हो गई है। दरअसल सोमवार को रामानुजनगर थाना क्षेत्र की पिकनिक स्पॉट कुमेली जलप्रपात में जमगला लखनपुर क्षेत्र के अमित और उसका मामा के साथ 2 बहनें घूमने आई हुई थी, जहां अमित और उसका मामा अमरजीत सेल्फी लेने के लिए झरने के पास खड़े हुए थे, जहां पैर फिसलने से दोनों खाई में जा गिरे। तो वही राजनांदगांव में पानी की तेज धार के बीच एक मासूम की जिंदगी मझधार में फंस गई। दरअसल कल शाम नाला पार करते समय बच्चे का पैर पत्थरों के बीच फंस गया। लोगों ने बच्चे को निकालने की खूब कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। बाद में एनडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। रात भर कड़ी मेहनत की गई। मशक्कत के बाद पत्थर को काट कर बच्चे को सुरक्षित निकाला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। गांव है, वहाँ एक 10 साल का बालक मछली पकड़ते हुए वो पानी के अंदर चट्टान में उसके पैर फंस गए थे। उसके भारी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम भिलाई से बुलवाकर वो पत्थर को काट करके उसको सुरक्षित निकाला गया है। कितने घंटा चला हुआ था रेस्क्यू? कल 3 बजे की घटना है। 3 बजे से फंसा हुआ था, रात के 1 बजे के आसपास उसको निकाला गया है। कोरोना काल में स्कूल बंद हैं, लेकिन फिर भी निजी स्कूलों की मनमानी जारी है और वे अभिभावकों पर फीस देने का दबाव बना रहे हैं। निजी स्कूलों पर सरकार के आदेश का भी असर नहीं है, जिसके बाद जगदलपुर में पब्लिक वॉइस संस्था ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर विरोध जताया। उनका आरोप है कि शिक्षा विभाग और निजी स्कूल प्रबंधन की मिलीभगत से ये सारा खेल चल रहा है। निजी स्कूलों के द्वारा 3 इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट में पालकों से फीस वसूला जा रहा है। कोरोना काल है, लोग
आर्थिक मंदी के दौर से होकर जूझ रहे हैं, बावजूद इसके पेरेंट्स के ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि आप तो इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करो, 4,000, 5,000, 6,000 के हिसाब से किस्त जमा करवा रहे हैं। यदि वो जमा नहीं करते हैं तो ना तो मार्कशीट दिया जा रहा है, ना तो अगले क्लास में एडमिशन कराया जा रहा है। ये शिक्षा अधिकारी को हर महीने 2 बार आके कम से कम इसके बारे में बार बार बोल रहे हैं, मगर यहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके फलस्वरूप आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और हमने शिक्षा मंत्री का मुद्दा। दुर्ग के जेवरा सिरसा में पदस्थ भौतिक शास्त्र की व्याख्याता सपना सोनी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है और इस साल पूरे देश से 47 शिक्षकों को चयनित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से एकमात्र शिक्षिका सपना सोनी है। सपना सोनी ने अपने समर्पित शिक्षण कौशल के साथ ही नवीन व आधुनिक अध्यापन विधियों का उपयोग करते हुए एक नवाचारी शिक्षण विधि विकसित की, जिसकी मदद से विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।